3 चल रहा है, भू संसाधन तथा कृषि। आज हम इसमें दाल के बारे में पढ़ेंगे। दाल, अगर हम देखें दाल, तो दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है और प्रोटीन होने के कारण ही जो शाकाहारी होते हैं उनका प्रमुख भोजन दाल होती है। शाकाहारियों का प्रमुख भोजन दाल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। अगर हम बात करें दालों की, तो दाल एक फलीदार फसलें होती है, यानी इसमें फली लगी हुई होती है और नाइट्रोजन यौगिकन के द्वारा मिट्टी की उर्वरता है वो लगातार दालें बढ़ाती रहती है। फलीदार फसलें होती है, नाइट्रोजन यौगिकन के द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती रहती है। अगर हम दालों की कृषि के बारे में बात करें कि भारत में कहां कहां पर दाल की कृषि की जाती है, तो दक्कन का पठार, मध्य पठारी भाग और उत्तरी पश्चिमी जो शुष्क भाग है उन क्षेत्रों में दाल की कृषि है वो की जाती है। दाल की कृषि 3 भागों में की जाती है भारत में, मध्य पठार और उसके बाद में अगर हम देखें दक्कन का पठार और जो हमारा राजस्थान में जो शुष्क भाग है, जो मैदानी भाग है, रेतीला भाग है, वहां पर दाल की कृषि की जाती है। अगर कुल बोए गए क्षेत्र में भारत में अगर हम बात करें तो 11% भाग पर दालें बोई जाती है। भारत के कुल 11% भाग पर दालें बोई जाती है। वर्षा की अगर हम बात करें तो ये वर्षा पर निर्भर होती है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाता है। जिस साल वर्षा ज्यादा होगी उस साल दालों में इजाफा होगा और जिस साल वर्षा कम होगी उस साल दालों में कमी होगी। तो वर्षा पर आधारित होने के कारण इस फसल में क्या है, उतार चढ़ाव ज्यादा पाया जाता है। दाल के बारे में याद रखना है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए शाकाहारियों का प्रमुख भोजन मानी जाती है। फलीदार फसलें होती हैं और नाइट्रोजन यौगिकन के द्वारा ये मिट्टी की उर्वरता लगातार बढ़ाती रहती है। 3 क्षेत्र है, दक्कन का पठार, मध्य पठार और शुष्क प्रदेश, यहाँ पर दाल की खेती है वो की जाती है। अगर हम देखें भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में 11% भाग पर दाल की कृषि है वो की जाती है। वर्षा आधारित होने के कारण इसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाता है। अब हम प्रमुख दालों के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 नंबर हमारा होगा चना। चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की यह फसल है। हमें पता है 3 कटिबंध पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के चारों तरफ जो कटिबंध पाया जाता है वो उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से ऊपर शीतोष्ण कटिबंध और फिर शीत कटिबंध। उष्ण और शीतोष्ण को मिलाकर एक कटिबंध बनता है जिसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। यानी उपोष्ण कटिबंध की प्रमुख फसल मानी जाती है चना। वर्षा आधारित फसल है, इसलिए जो भी फसलें वर्षा आधारित होगी उसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाएगा। वर्षा आधारित फसल होने के कारण इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा पाया जाता है। जिस साल अच्छी फसल होगी उस साल बारिश भी अच्छी होगी। बारिश अच्छी होने की वजह से चने की फसल अच्छी होगी। अगर जिस साल बारिश अच्छी नहीं होती है उस साल चने की फसल भी नहीं होती। तो इस वर्षा आधारित फसल है और जिसके कारण इसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाता है। देश की अगर हम देखें कि किस किस क्षेत्र में चने की फसलें उगाई जाती है, एक तो मध्य भारत में, एक पश्चिमी भारत में तथा उत्तर पश्चिमी भारत में रब्बी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है चना। मध्य भारत, पश्चिमी भाग तथा उत्तर पश्चिमी भाग, और मध्य भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में किस ऋतु में, रब्बी की ऋतु में बोए जाने वाली फसल है चना। वर्षा है, चने को अगर हम देखें तो चने को ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। 1-2 वर्षा की हल्की बौछारें हैं वो इसको पकाने में सहयोग कर देती है। अगर 1-2 हल्की बौछारें हो जाती है तो चने की फसल भी हो जाएगी। दोबारा देख ले, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र की फसलें हैं, वर्षा आधारित है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाता है। जो देश के जो मध्यवर्ती भाग हैं, जो उत्तर पश्चिमी भाग है और जो पश्चिमी भाग है, वहां पर चना मुख्यतः बोया जाता है। वर्षा ज्यादा नहीं चाहिए इसको, 1-2 वर्षा की हल्की बौछारें हो जाएगी तो भी चने की फसल है वो अच्छी तरह हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अगर हम बात करें पंजाब की, अगर हम बात करें हरियाणा की और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो इस क्षेत्र में हरित क्रांति के प्रभाव से चने की फसल में कमी आई है। चने की फसल में कमी आई है। क्यों? क्योंकि चने की फसल हरित क्रांति के प्रभाव से जो गेहूं की फसल है उसमें वृद्धि हुई और जिस क्षेत्र में पहले चना बोया जाता था उस क्षेत्र में अब वर्तमान में गेहूं की फसलें बोई जाने लगी है। तो हमें याद रखना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है उसमें हरित क्रांति के प्रभाव से चने की फसल में कमी आई है और इसके स्थान पर अब वर्तमान में गेहूं का उत्पादन होने लगा है। बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.8% भाग पर चना बोया जाता है। 2.8% भाग पर चना बोया जाता है। प्रमुख राज्य की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान।
जहाँ पर चना है वो सबसे ज्यादा बोया जाता है। चने के बारे में हमें याद रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। अगर हम बात करें, ये वर्षा आधारित होती है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाता है। अगर देश में किस किस हिस्से में चने की फसलें बोई जाती है वो बात करें तो मध्य भाग में, पश्चिमी भाग में और उत्तर पश्चिमी भाग में चने की फसल है वो रब्बी की ऋतु में बोई जाती है। हमें याद रखना है, चना किस ऋतु की फसल है, तो रब्बी की ऋतु की फसल है। वर्षा की अगर हम बात करें ना, तो चने की फसल के लिए ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। 1-2 वर्षा के हल्के बौछारें हैं वो चना पकाने में बहुत ही ज्यादा सहयोग करती है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान खास तौर से, क्योंकि चना है वो ज्यादातर उत्तरी राजस्थान, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, वहां पर जब से हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी तब से चने की फसल में कमी आई है और इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाने लगी है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2.8% भाग पर चने की फसल बोई जाती है। प्रमुख राज्य अगर हम देखें ना, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान है जहां पर चना उत्पादन किया जाता है। अगर हम दूसरी प्रमुख दाल की बात करें तो वो है अरहर, या फिर कहें तो तुर। अरहर का है दूसरा नाम तुर। इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। हमें याद रखना है, लाल चना और पिजन पी अरहर के ही नाम है। अरहर को लाल चना भी कहते हैं और पिजन पी भी कहते हैं और इसे तुर भी कहते हैं। कुल बोए गए क्षेत्र की बात करें तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में 2% भाग पर चने की फसलें बोई जाती है और कुल अरहर के 1/3 यानी लगभग 33% भाग है अरहर का, वो अकेले महाराष्ट्र उत्पादन करता है। यानी अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगर हम अलग राज्य देखें और कौन कौन से राज्य जहां पर अरहर का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अरहर के बारे में याद रखना है, अरहर को तुर कहते हैं, लाल चना कहते हैं, पिजन पी भी कहते हैं। अरहर को तुर कहते हैं, लाल चना भी कहते हैं और पिजन पी भी कहते हैं। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 2% भाग पर अरहर का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें कि 33% भाग अरहर का अकेले महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, यानी अरहर का सर्वाधिक उत्पादन अकेले महाराष्ट्र में होता है। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात अरहर के अन्य उत्पादक राज्य हैं। दाल के बारे में हमारा ये टॉपिक है। दाल प्रोटीन में दाल जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, शाकाहारियों का प्रमुख भोजन होती है, फलीदार फसलें होती है, नाइट्रोजन यौगिकरण के कारण ये मिट्टी की उर्वरता लगातार बढ़ाती रहती है। दक्कन का पठार, मध्य पठार और पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है वहां पर दालों की खेती है वो की जाती है। देश के 11% भाग पर दाल उगाया जाता है। अगर हम बात करें, ये फसल है वो वर्षा आधारित होती है। दालें जितनी भी होती है वर्षा पर निर्भर होती है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव लगातार बरकरार रहता है। चने की अगर हम बात करें, चना उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा आधारित फसल होने के कारण उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है। देश के मध्य भाग, पश्चिम भाग और उत्तर पश्चिम भाग में चने की खेती है वो की जाती है। वर्षा ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, 1-2 हल्के बौछारें ही इसको पकने में सहयोग करती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की अगर हम बात करें, हरित क्रांति से चने के उत्पादन में कमी आई है, जबकि इसके स्थान पर गेहूं का उत्पादन होने लगा है। बोए गए क्षेत्र में कुल बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2.8% भाग पर भारत में चना बोया जाता है। प्रमुख राज्य अगर हम देखें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, ये चने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अरहर या तुर की बात करें तो इसे लाल चना कहते हैं या फिर पिजन पी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुल बोए गए क्षेत्र के 2% भाग पर अरहर का उत्पादन होता है। अरहर की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में पूरे भारत का 33% भाग, लगभग 1/3 भाग है वो अकेले महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। अन्य राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात है। अब हम अध्ययन करेंगे तिलहन के बारे में। तो तिलहन की खेती क्यों की जाती है, यानी खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें तिलहन, तो खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन है उसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मालवा का पठार जहां पर बहुत ही ज्यादा तिलहन का उत्पादन होता है, मराठवाड़ा है, गुजरात, राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है, वहां पर भी तिलहन का उत्पादन है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तिलहन का जो क्षेत्र है हमें याद रखना है, मालवा का पठार है, मराठवाड़ा है, गुजरात, राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है, वहां पर तिलहन का उत्पादन भी ज्यादा होता है।
अगर हम बात करें देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 14% भाग पर तिलहन बोई जाती है। देश में 14% भाग पर तिलहन बोई जाती है। और प्रमुख तिलहन फसलों की अगर हम बात करें, मूंगफली है, तोरिया है, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये प्रमुख तिलहन फसलें हैं। अब हम हमारे बुक में सिर्फ 2 ही तिलहन फसलों के बारे में दिया हुआ है, एक तो मूंगफली और एक तोरिया और सरसों। ये तोरिया और सरसों में सब आ जाएंगे, तिलहन की फसलें ज्यादातर आ जाएगी। मूंगफली की अगर हम बात करें तो भारत में 18.8% उत्पादन होता है विश्व का। कब के अनुसार? 2018 के अनुसार। हमारी जो पुरानी बुक थी उसमें जो आंकड़े दे रखे हैं वो 2017 के दे रखे हैं। अब जो नई बुक है उसमें 2018 के आंकड़े दे रखे हैं और 2018 के अनुसार हमारा देश विश्व का 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। और ये वर्षा आधारित खरीफ की फसल है, वर्षा आधारित है और खरीफ ऋतु में बोई जाती है। लेकिन ये उत्तरी भारत की बात है। दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें तो ये रबी की फसल है, यानी मूंगफली उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में बोई जाती है और दक्षिणी भारत में ये रबी की ऋतु में बोई जाती है। लेकिन दक्षिणी भारत में रबी में बोई जाने वाली फसलें हैं। अगर हम बात करें भारत में कुल बोए गए क्षेत्र की तो उसमें 3.6% भाग पर मूंगफली है वो बोई जाती है। राज्य देखें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहां पर मूंगफली का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। मूंगफली 2018 के अनुसार भारत 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है, विश्व का 18.8%। 2018 के अनुसार याद रखना है। यह वर्षा आधारित फसल है और खरीफ ऋतु में बोई जाती है। कहां पर? उत्तरी भारत में। कहां पर? उत्तरी भारत में। जबकि दक्षिणी भारत में यह रबी की ऋतु में बोई जाती है। मूंगफली उत्तरी भारत में खरीफ की ऋतु में और दक्षिणी भारत में रबी की ऋतु में बोई जाती है। बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 3.6% भाग पर मूंगफली है बोई जाती है। राज्य अगर हम देखें गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य। तोरिया और सरसों की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और रबी की ऋतु में ये बोई जाती है, तोरिया और सरसों। तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मात्र 2.5% भाग पर ये फसलें बोई जाती है। अन्य तिलहन फसलों की अगर हम बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक बोया जाता है और देश का 90% सोयाबीन है वो इन 2 राज्यों में उत्पन्न होता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। हमें याद रखना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन सर्वाधिक बोया जाता है और देश का 90% सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्पन्न होता है। दोनों ही राज्य हैं जो देश की 90% सोयाबीन उत्पन्न करते हैं। ये हमारे तिलहन फसलें यानी क्यों की जाती है तिलहन की खेती? तो खाद्य तेल निकालने के लिए। उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें, मालवा का पठार, मराठवाड़, गुजरात, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में तिलहन फसलें उगाई जाती है। देश के 14% भाग पर तिलहन की खेती की जाती है और प्रमुख तिलहन अगर फसलें देखें तो मूंगफली है, तोरिया है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है। लेकिन हमारी बुक में अब हम देखेंगे मूंगफली है विशेष तौर से दी हुई है और उसके साथ तोरिया और सरसों भी दी हुई है। मूंगफली की अगर हम बात करें तो 2018 के अनुसार भारत विश्व का 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। अगर हम बात करें उत्तरी भारत में ये खरीफ की ऋतु में बोई जाती है जबकि दक्षिणी भारत में रबी की ऋतु में बोई जाती है। और कुल बोए गए क्षेत्र की भारत की अगर हम बात करें तो 3.6% भाग पर मूंगफली बोया जाता है। प्रमुख राज्य अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मूंगफली उत्पादक राज्य हैं। तोरिया और सरसों उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, रबी की ऋतु में बोई जाती है। तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्र में मात्र 2.5% तिलहन बोए जाते हैं। अन्य तिलहन फसलों के बारे में अगर हम देखें तो सोयाबीन प्रमुख तिलहन फसल है। सोयाबीन अकेले 2 राज्यों का नाम रखना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर सर्वाधिक तिलहन पाया जाता है और देश के 90% तिलहन है वो इन 2 राज्यों में उत्पन्न होता है। अब हम अध्ययन करेंगे प्रमुख रेशेदार फसलों की। रेशेदार फसलें वैसे तो किस काम में आती है? कपड़ा, थैला, बोरा, इन सबको बनाने के लिए रेशेदार फसलें हैं वो काम में आती है। अगर हम प्रमुख रेशेदार फसलों की बात करें तो कपास और जूट है वो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। हमें याद रखना है रेशेदार फसलें क्यों बोई जाती है? क्योंकि इससे कपड़ा बनता है, थैला बनता है और बोरों का निर्माण होता है। प्रमुख रेशेदार फसलें कपास और जूट। कपास की अगर हम बात करें तो ये एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। कपास
उष्णकटिबंधीय फसल है और खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन की अगर हम बात करें, जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो ज्यादातर जो कपास उत्पादक क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए और हमारे यहाँ पर वो उत्पादन कम हो गया। लेकिन पिछले 50 वर्षों में अगर हम देखें तो भारत ने इसके क्षेत्र में लगातार वृद्धि की है। पहले हमें याद रखना है, उष्णकटिबंधीय फसल है, खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन से जो कपास उत्पादक क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए, हमारे यहाँ पर कपास का उत्पादन कम हो गया। लेकिन पिछले 50 सालों की अगर हम बात करें तो इसमें लगातार भारत में वृद्धि हुई है। दो तरह की कपासें होती है, एक होती है भारतीय कपास जिनके रेशे छोटे होते हैं, और एक होती है अमेरिकन कपास जिनके रेशे बड़े होते हैं, बड़े रेशे वाली होती है। और अगर हम देखें उत्तर पश्चिमी भारत में इसे नरमा कहा जाता है, यानी अमेरिकन कपास को ही नरमा कहा जाता है। कपास दो तरह की होती है, एक तो छोटी रेशे वाली जिसे भारतीय कपास कहते हैं, एक लंबी रेशे वाली होती है जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं। और अमेरिकन कपास को ही उत्तर पश्चिमी भारत में नरमा कहा जाता है। इस पर फूल आने के समय आसमान है वो बादल रहित होना चाहिए, यानी खुली हुई धूप होनी चाहिए। बादल रहित आसमान होगा तो अच्छे से फूल आएंगे। उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो चीन में होता है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन चीन में होता है और दूसरे स्थान पर भारत है। बोया गया भारत में अगर हम देखें कि भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में 4.7% भाग पर कपास बोया जाता है। और प्रमुख राज्य की अगर हम बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा कपास उत्पादक राज्य हैं। उष्णकटिबंधीय फसल है, खरीफ में बोई जाती है। देश विभाजन के समय ज्यादातर जो कपास उत्पादन जहां पे होती थी वो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी, लगातार हमने प्रयास किया और पिछले 50 वर्षों में इसमें बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई है। कपास दो तरह की होती है, एक छोटी रेशे वाली जिसे हम भारतीय कपास कहते हैं और एक ऐसी होती है जिनके रेशे लंबे होते हैं जिसे हम अमेरिकन कपास कहते हैं। और उत्तरी पश्चिमी भारत में इसे नरमा कहा जाता है, यानी अमेरिकन कपास को ही नरमा कहा जाता है। इस पर फूल आने के समय बादल रहित होने चाहिए, आसमान साफ होना चाहिए। उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन चीन में होता है और दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। अगर राज्यों की अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। दूसरी रेशेदार फसल महत्वपूर्ण है जूट। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, थैला बनाने के लिए किया जाता है, बोरे बनाने के लिए किया जाता है और सजावटी सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी इसका उपयोग है मोटे वस्त्र, थैला, बोरे और सजावटी सामान बनाने के लिए इसका उपयोग है किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में अगर हम देखें तो ये एक व्यापारिक फसल है, यानी पश्चिम बंगाल में जूट है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार यानी बेचने के उद्देश्य से जूट बोया जाता है। आज भारत 60% जूट उत्पन्न करता है, यानी विश्व का अगर हम देखें ना तो 60% जूट है वो भारत में उत्पादन होता है। पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करें तो देश का 3/4 लगभग 75% भाग है वो अकेले पश्चिमी बंगाल राज्य से जूट का उत्पन्न होता है। अन्य राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार, आसाम, अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर जूट है उत्पन्न होती है। बोया गया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 0.5% भाग पर जूट है वो भारत में बोया जाता है। रेशेदार फसलें कपड़ा बनाने, थैला और बोरा बनाने के लिए काम में ली जाती है। ये कपास की अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय फसल है, खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन से ज्यादातर हिस्से पाकिस्तान में चले गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी और अब हम लगातार इसमें वृद्धि कर रहे हैं। कपास दो तरह की होती है, एक तो छोटी रेशे वाली जिसे भारतीय कपास कहते हैं, एक बड़े रेशे वाली होती है जिसे हम अमेरिकन कपास कहते हैं और इसे ही उत्तर पश्चिमी भारत में नरमा कहा जाता है। इस पर फूल आने के समय आसमान है वो साफ होना चाहिए, बादल रहित होने चाहिए। बोया गया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में 4.7% भाग पर कपास बोया जाता है। राज्य अगर हम देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां पर कपास का उत्पादन होता है। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र बनाने के लिए, थैला बनाने के लिए, बोरे बनाने के लिए और सजावटी सामान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल में यह एक व्यापारिक फसल है, यानी सिर्फ और सिर्फ व्यापार की उद्देश्य से ही जूट बोया जाता है। आज भारत विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 75% जूट का उत्पादन सिर्फ एक राज्य पश्चिम बंगाल में होता है, यानी सर्वाधिक जूट का उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। अन्य राज्य अगर हम देखें तो बिहार और
आसाम है। बोया गया क्षेत्र अगर हम देखें तो भारत में 0.5% भाग पर जूट बोया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे हमारी बची हुई 3 अन्य फसलों के बारे में, जिसमें पहला हमारा है गन्ना। गन्ने की अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय फसल है और भारत में सिंचित क्षेत्र में उत्पन्न होता है, यानी जहां पर सिंचाई ज्यादा होती है उस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन भी ज्यादा होता है। अगर हम भारत में बात करें तो गंगा सिंधु का मैदान भाग है, वहां पर गन्ना है वो प्रमुखता से उगाया जाता है। पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ गन्ना उगाया जाता है, यानी पश्चिमी भारत में सिर्फ 2 ही राज्य हैं जहां पर गन्ना उत्पन्न होता है, एक तो महाराष्ट्र है और एक गुजरात है। दक्षिणी भारत में अगर हम देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दक्षिणी भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर गन्ना उत्पन्न होता है। 2018 में अगर हम बात करें ना तो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पन्न है वो ब्राजील में होता है और दूसरे स्थान पर भारत है, जो विश्व का 19.76% गन्ना उत्पन्न करता है, यानी सबसे ज्यादा गन्ना उत्पन्न है वो ब्राजील में होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है जहां विश्व का 19.76% गन्ना उत्पन्न होता है। देश में अगर कुल बोए गए क्षेत्र की हम बात करें तो 2.4% भाग पर गन्ना उत्पादन किया जाता है। अगर भारत में हम देखें उत्तर प्रदेश में 40% गन्ना उत्पन्न करता है, यानी सर्वाधिक गन्ना है वो उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। चाय की अगर हम बात करें तो चाय क्या है, एक रोपण फसल है, यानी इनकी पौध लगाई जाती है और ये पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। चाय पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है और एक रोपण फसल है। इसमें 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, एक तो काली चाय की पत्तियां जिसमें किण्वित होती है और एक हरी चाय की पत्तियां जो अकिण्वित होती है, यानी 2 प्रकार की पत्तियां होती है, एक तो काली चाय की पत्तियां होती है और एक हरी चाय की पत्तियां होती है। जो काली चाय की पत्तियां होती है वो किण्वित होती है और जो हरी चाय की पत्तियां होती है वो अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में हमें पता है कैफीन और टेनिन बहुत मात्रा में पाया जाता है, कैफीन और टेनिन पाया जाता है। भारत में अगर हम चाय का इतिहास देखें तो सबसे पहले असम में 1840 में चाय की खेती वो की गई थी और असम में अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र घाटी का जो मैदान है वहां पर ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय उत्पन्न सर्वप्रथम भारत में की गई थी। कब? 1840 में। भारत में 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में यह बंगाल के उप हिमालय भागों में जहां पर दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है और कूच बिहार जिले हैं वहां पर चाय का उत्पादन प्रारंभ हुआ, यानी चाय की खेती उसके बाद में जैसे सर्वप्रथम तो असम में ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान में, उसके बाद में ये पश्चिमी बंगाल में और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी में और कूच बिहार जिलों में इसकी खेती है वो प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं, दक्षिण की अगर हम बात करें दक्षिण भारत की तो वहां पर नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं उसके ढालों में चाय की खेती है वो की जाती है। उत्पादन क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत है वो फर्स्ट स्थान पर है, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन है चाय का वो भारत में होता है और विश्व का 21.22% चाय है वो भारत में उत्पादित होती है। उत्पादन क्षेत्र में हम पहले स्थान पर है, लेकिन निर्यातक यानी बेचने के मामले में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है, यानी उत्पादन में हम पहले स्थान पर और निर्यातक में दूसरे स्थान पर आता है भारत का स्थान। सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है और असम के 53.2% भाग में चाय का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है और असम के अगर क्षेत्रफल में देखें ना तो 53.2% भाग पर चाय का उत्पादन होता है। चाय के बारे में दोबारा देख लो, रोपण फसल है, पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। 2 प्रकार की पत्तियां होती है, काली चाय की पत्तियां और हरी चाय की पत्तियां। काली चाय की पत्तियां किण्वित और हरी चाय की पत्तियां अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन पाया जाता है। भारत में चाय की खेती है वो सर्वप्रथम असम के ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान में 1840 में की गई थी। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल में जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और दार्जिलिंग क्षेत्रों में इसकी खेती प्रारंभ हुई थी। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं उनके ढालों में इसकी खेती है वो की जाती है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत प्रथम स्थान पर है और अगर निर्यातक की बात करें तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। कॉफी की अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है, यानी इनकी भी पौधे लगाई जाती है। अब कॉफी प्राप्त होती कैसे है?
कॉफी का जो पेड़ होता है उसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है और उससे हमें कॉफी प्राप्त होती है। कॉफी की किस्में बहुत ज्यादा मोस्ट हैं। कॉफी की किस्में, कॉफी की 3 किस्में होती है, एक तो अरेबिका, एक रोबस्ता और एक लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, ये 3 कॉफी की किस्में हैं। भारत विश्व का 3.17 कॉफी का उत्पादन करता है, यानी विश्व की 3.17% कॉफी है वो भारत में उत्पादित की जाती है और विश्व में भारत का कॉफी उत्पादन में 8वां स्थान है। विश्व में भारत का कॉफी उत्पादन में 8वां स्थान है। भारत में अगर हम देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देश में 2/3 कॉफी का उत्पादन अकेले कर्नाटक में होता है। 2/3 मतलब 66%। 66% कॉफी का उत्पादन अकेले कर्नाटक में होता है। दोबारा देख ले, उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है, इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है और उससे कॉफी प्राप्त होती है। इसकी 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका। भारत विश्व का 3.17% कॉफी उत्पादन करता है और विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। भारत में अगर हम देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ऐसे राज्य जहां पर कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है और इन राज्यों में सर्वाधिक कर्नाटक में, यानी 66% भाग कॉफी का उत्पादन है वो कर्नाटक अकेले राज्य में होता है। हमें अन्य फसलों में गन्ने के बारे में हमने पढ़ लिया है कि गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है और ऐसे क्षेत्र में गन्ना उत्पादन होता है जहां पर सिंचाई ज्यादा होती है, जैसे गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान है, वहां पर गन्ना उत्पादन ज्यादा होता है। पश्चिमी भारत में 2 राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां पर गन्ना उत्पादन होता है। दक्षिणी भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है जहां पर गन्ना उत्पादन होता है। 2018 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्थान है वो ब्राजील का है और उसके बाद सेकंड स्थान है वो विश्व में भारत का है और विश्व की 19.76% चाय का उत्पादन है, गन्ने का उत्पादन है वो भारत करता है। देशों में, देश के कुल बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2.4% भाग पर गन्ना उत्पादन होता है और भारत में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 40% गन्ना उत्पादन होता है। चाय क्या रोपण फसल है, पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। 2 प्रकार की पत्तियां, काली चाय की पत्तियां उसमें किण्वित होती है और जो हरी चाय की पत्तियां वो अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन बहुत मात्रा में पाया जाता है। भारत में चाय के इतिहास की अगर हम बात करें तो चाय की खेती सर्वप्रथम असम में ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान में 1840 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जिलों में इसकी खेती प्रारंभ की गई। अगर हम बात करें दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट और नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं उनकी ढालों में इस प्रकार की खेती है वो की जाती है। उत्पादन की अगर हम बात करें ना तो भारत उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और अगर हम निर्यातक की बात करें ना तो प्रथम स्थान पर चीन है और भारत का स्थान निर्यातक में दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन असम में होता है। कॉफी भी उष्णकटिबंधीय फसल है और रोपण फसल है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है, उससे कॉफी प्राप्त होती है। कॉफी की 3 किस्में, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। भारत विश्व का 3.17% कॉफी का उत्पादन करता है और विश्व में भारत का कॉफी उत्पादन में 8वां स्थान है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ऐसे राज्य है जहां पर कॉफी का उत्पादन होता है और इन सब में अगर हम देखें तो सर्वाधिक कर्नाटक में 2/3 यानी 66% कॉफी का उत्पादन होता है। ये थी हमारी महत्वपूर्ण फसलें। आशा करता हूं ये फसलें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।